तो सांख्य के भी सिद्धांत को इसमें इंक्लूड कर दे जी पतंजलि के साथ साथ तो क्या होगा? बहुत सारे महिला के उत्थान के लिए कार्यक्रम बिहार सरकार चला रही है, इसके बारे में बता सकते हैं? इंडस्ट्री लगाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, और दूसरा बताइए कि क्या कारण है कि नहीं लग पा रहा। सर, मैं कम इन? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए। अनिमेश जी। जी सर। अच्छा, पहला तो आपने गुड मॉर्निंग क्या बता ही दिए कि ठीक है। दूसरा, आप जो आए तो कोट का बटन खोलने लगे, या तो खुला हुआ आइए, ठीक है, या फिर बैठ जाइए उसी पोजीशन में। उससे होता क्या है कि डाइवर्ट होता है। आप भी सोचते हैं कि मेरा बटन लगा हुआ है, हम खोल रहे हैं, खोलें उसको, हम लोग भी डाइवर्ट हो जाते हैं। इसलिए या तो आप उधर से आइए, तो बटन लगा हुआ आते हैं तो बैठ जाइए उसी स्थिति में, या वहीं से खोल के आइए, ठीक है। जी सर। विपස්සना करते हैं आप? जी सर। क्या है ये विपස්සना? सर, विपස්සना एक मेडिटेशन टेक्निक है जो कि भारत में सदियों से चली आ रही है, लेकिन आज से लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने उसको पुनर्जीवित किया था, उसको पॉपुलराइज किया था। इसमें बेसिकली ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन की टेक्निक है। इसमें जो चीज़ जैसा है उसको बिल्कुल हम वैसा ही देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ कौन लेके आया इंडिया में इसको? भारत में कौन ये किया? सत्यनारायण गोयनका के द्वारा अभी फिलहाल वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में लेकर आया गया है, लेकिन ये भारत की ऑलरेडी बहुत ही प्राचीन विद्या है जो भारत में मौजूद थी बहुत पहले से ही। ये योगा मेडिटेशन में क्या डिफरेंस? सर, वैसे तो अगर हम पतंजलि योग सूत्र की बात करें तो मेडिटेशन योग का ही एक पार्ट है, लेकिन जो लोग योगा को केवल अपने को स्वस्थ रखने के लिए प्रयोग करते हैं तो योगा में आसन और प्राणायाम दोनों आता है। लेकिन हम अगर प्योर मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन में बेसिकली आसन प्राणायाम नहीं इंक्लूड होता है, वो इनर ऑब्जर्वेशन का तरीका है मेडिटेशन। अगर हम सांख्य के भी सिद्धांत को इसमें इंक्लूड कर दे जी पतंजलि के साथ साथ तो क्या होगा? सर, अगर सांख्य के सिद्धांत को इंक्लूड करते हैं तो सांख्य तो बेसिकली रैशनल और लॉजिकल चीज़ों पे फोकस करता है, तो ये और भी अच्छी बात होगी क्योंकि योग के साथ एक तरीके से ज्ञान मार्गी जो है वो विचारधारा भी इसमें जुड़ जाएगी। ये विवेकानंद का जो राजयोग है जी और विपස්සना जो आप करते हैं जी उसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन तो उसमें भी है, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा उससे अलग है, क्योंकि आप उसमें कंट्रोल वे में सांस को लेते हैं और कंट्रोल वे में सांस को आप छोड़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि आप जो चीज़ जैसा चल रहा है आप अपने पैर से लेके सर तक आप ऑब्जर्व करते हुए बढ़ते हैं, फिर ऊपर से आप नीचे उतरते हैं ऑब्जर्व करते हैं। यही टेक्निक है इसका, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना? बिल्कुल। और वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हम सांस भी लेते हैं तो एक, अगर 4 के रेशियो में ले रहे हैं तो 8 के रेशियो में हम उसको छोड़ रहे हैं। जी तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा सर, अगर हम उसमें ऐड कर दें तो? विपश्यना में ऐसा कहा जाता है कि ये जैसी विद्या सिखाई गई है उसको बिल्कुल वैसा ही शुद्ध रूप में रखने का प्रयास किया जाता है। कुछ चीज़ें इसमें मिक्स करना ठीक नहीं माना जाता है क्योंकि जो उसकी शुद्धता है जो टेक्निक की वो ख़त्म हो जाएगी, और इसी वजह से ये आज से लगभग 1000 साल पहले ये विद्या विलुप्त भी हो गई थी क्योंकि इसमें मिक्सिंग हो गया था। फर्स्ट चॉइस आपका BS है? जी सर। दूसरी चॉइस BES? जी सर। क्यों फर्स्ट चॉइस BS रखा आपने? सर, BS रखने का मेन रीज़न ये है कि ये एक ऐसा चॉइस है जिसमें डाइवर्सिटी है, काम करने के बहुत सारे फील्ड में अवसर है, जैसे कि हेल्थ हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, तो इसलिए मैंने इसको प्रथम चॉइस पर रखा हुआ है। अभी अरावली की ये है, काफ़ी चर्चा का विषय है, क्यों है?
क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पहले जारी किया था कि जिस 100 मीटर से ऊपर की जो अरावली में पहाड़ियां होंगी, हिल्स होंगी, केवल उसी को अरावली का पार्ट माना जाएगा और उससे नीचे में खनन वगैरह किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी इस पे आया था, जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहा है। अभी क्या स्थिति है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। अभी बहुत सारे महिला के उत्थान के लिए कार्यक्रम बिहार सरकार चला रही है, जी उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, बिहार सरकार की जो सबसे पॉपुलर महिला के लिए स्कीम है, जो कि दूसरे राज्यों में भी अभी चर्चित हुई है और इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल पे भी उसकी प्रशंसा हुई है, वो है जीविका। जीविका के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण किया जाता है। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को एम्पावर किया जाता है रोजगार दे करके, और काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का भी वो इम्प्लीमेंटेशन करने में मदद करती है। बहुत सारे हॉस्पिटलों में जीविका दीदी पेशेंट के खाने का व्यवस्था कर रही हैं जी जीविका के माध्यम से। जी, इसको दीदी की रसोई नाम दिया दीदी गया की है। रसोई के नाम से। अच्छा ये बताइए, बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत कोशिश किया जा रहा है, जी लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, नहीं लग पा रहा है जी जिस स्केल में चाहिए। क्या कारण आपको लगता है? पहले तो बताइए कि इंडस्ट्री लगाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जी और दूसरा बताइए कि क्या कारण है कि नहीं लग पा रहा है। सर, जो बेसिक ज़रूरतें हैं किसी भी जगह पे इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, लैंड, लेबर और कैपिटल। इनकी अवेलेबिलिटी हो तो इंडस्ट्री वहाँ पे लगती है। अब कारण की अगर हम बात करें तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं और करंट पर्सपेक्टिव में भी कुछ है। तो पहले हिस्टोरिकल फैक्टर की हम बात कर लेते हैं। सर, हिस्ट्री में एक पॉलिसी लाई गई थी 1952 में, जिस पॉलिसी का नाम था फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर जो भी दूसरे जगह जो इंडस्ट्री लग रहा था, जैसे गुजरात में, बॉम्बे में, तो रॉ मटेरियल जो बिहार से या झारखंड से, इन राज्यों से ले जाया जा रहा था, उस पे ना सब्सिडी दी गई थी। तो इंडस्ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो बिहार में लगाए या मुंबई में लगाए, तो फिर वो वहाँ लगाने लगे, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगी। तो एक तो ये हिस्टोरिकल रीज़न हो गया। हालांकि इस पॉलिसी को बाद में 1992 में ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन तब तक काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया था। फिर उसके बाद करंट पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो एक लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन जो है वो भी बैड है, काफ़ी इंप्रेशन अच्छा नहीं है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की समस्या रहती है। तो इंडस्ट्री कभी ऐसी जगह पे नहीं लगना चाहती जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद एक और मुझे लगता है जो समस्या है कि झारखंड के अलग होने के बाद रॉ मटेरियल्स भी यहाँ बहुत कम बचे हैं इसकी वजह से। और एक और बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वो लैंड से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं लैंड एक्वायर करने में, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर आ रहा है। तो ये जो आपने हिस्टोरिकल बताया वो तो कब का खत्म हो गया? जो आपने बताया कि जी सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी तो कब का बंद हो गया? जी 1992 में बंद हो गया। 1992 में बंद हो गया। जी। तो फिर इतने दिन के बाद क्यों नहीं उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ, क्योंकि उसके अदर फैक्टर, जैसा कि मैंने सर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो एक परसेप्शन है वो एक रीजन रहा है। फिर उसके बाद लैंड एक्वायरिंग जो इश्यूज है बिहार में वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो एग्रीकल्चरल जो फार्मर है वो अपने लैंड से बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, तो जनरली एक्वायर करना बहुत ऐसा है difficult क्या? रोड तो बन ही रहा है, सारा स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, स्पोर्ट्स सिटी यूनिवर्सिटी बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, तो फिर इंडस्ट्री में लैंड का क्या शॉर्टेज की बात आ जाती है? सब चीज तो हो रहा है, सारा काम हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो सर, जो रोड्स वगैरह बन रहे होते हैं उसमें जो लैंड एक्वायर किया जाता है उसमें काफ़ी मात्रा में मुआवजा दिया जाता है, तो वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और रोड जो एरिया लेता है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं क्या होता है। दिक्कत है? इंडस्ट्री में भी जो एक्वायर करेंगे उसको भी पैसा हम देंगे, जी सर, जो इंडस्ट्री लगाएंगे वो देंगे पैसा। अब मुझे लगता है कि सर रोड जो पास होती है तो वो इतना ज़्यादा एरिया नहीं अच्छा, एक्वायर जहां करता तक है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है तो आज की तिथि में तो लॉ एंड ऑर्डर जब से नई सरकार आई है तो हमको लगता है काफी इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो लेकिन मैंने सर ये परसेप्शन की बात की थी कि परसेप्शन ऐसा बना हुआ है अभी भी। चलिए, फ्लड का क्या कारण है यार? सर, फ्लड के बेसिकली फ्लड तो नॉर्थ बिहार में आता है, तो जिसका सबसे प्रमुख कारण है कि जो हिमालयन नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है तो वो काफ़ी तेज़ गति में निकलती है, और जब इतनी ऊंचाई से वो तेज़ गति में प्लेन पर आती है, प्लेन एरिया में, तो वो अपने साथ जो सिल्ट लेकर के आती है तो वो अपने तलहटी में जमा करती है। तो सिल्ट जमा करने के बाद उसकी तलहटी की जो ऊंचाई है
वो ऊपर आ जाती है, जिसके कारण नदियाँ अपने मार्ग बदल लेती है। ये तो एक कारण हो गया सर। दूसरा कारण ये है कि हम जो नदियों के किनारे एम्बैंकमेंट का निर्माण कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम नदियों को ना उसी के क्षेत्र में उसको कैद करने के जैसा है ये बिल्कुल। तो हमें लगता है कि एम्बैंकमेंट जो है वो दूर हटा करके बनाने चाहिए। जैसे कि मैं कोसी रीजन में जा करके मैंने सुपौल में खुद देखा है, जो कोसी नदी है उसको बड़े बड़े बांधों में एम्बैंकमेंट में उनको कैद किया गया है। तो ऐसे एम्बैंकमेंट अगर टूटते हैं तो उससे फिर भारी तबाही होती है। तो ये नेचुरल रीजन है। कुछ ये भी कह सकते हैं कि हम नदियों का जो मार्ग है, जो उनका रास्ता है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट भी हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाढ़ का सामना करना पड़ता है। कैसे इसको दूर किया जा सकता है? इस समस्या का निदान क्या है? जी सर, एक केस स्टडीज मैंने देखा था, नीदरलैंड में पढ़ा था। तो उसके बारे में ये था कि जो नदी का जो वास्तविक जो उसका जो क्षेत्र है, उससे हम उसमें कंस्ट्रक्शन ना करें। तो हम ये कर सकते हैं कि हम रिवर जोनिंग कर सकते हैं, जोन में उसको बांट सकते हैं। जो रिवर के आसपास वाला जोन है वहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अवॉइड करें, और जो एम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है वो दूर हटा के बनाएं। और तीसरा हम ये कर सकते हैं, जो सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी जिन नदियों की अधिक है, वहाँ पर हम नेपाल से बात करके वहाँ पर डैम का निर्माण कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सिल्ट बिहार में ना आए और यहाँ फ्लड लाइक सिचुएशन ना हो। और कोई? हाँ, और भी कर सकते हैं कुछ, जैसे कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ड्रोन वगैरह का सर्वे करके हम ये हमेशा ये देख सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं कि अभी क्या 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 स्थिति है रिवर की। तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं, बचने का उपाय कर सकते हैं। और कुछ? अभी तो इतना याद आ रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा है, पोस्चर गेस्चर अच्छा है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, का सारा पर्सनालिटी जो है वो अच्छा है। यस, थैंक यू सर। हाँ, न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलर देखते रहिए, और बिहार के समझने जो बेसिक डेटाज है ना, उसको जरूर एक बार पलट लीजिए। हाँ, बजट सर्वे में देख के हाँ, नहीं आया था, अभी बाकी इसीलिए है वो देखना। बाकी सब ओके, प्रॉपर सब चीज़ें। थोड़ा कंसाइज आंसर दीजिए। हाँ, जैसे फ्लड के बारे में है, आप कहाँ से कहाँ लेके जाए, उसका जो मेन अभी चल रहा है रिवर लिंकिंग एक हाँ, दूसरे, सॉल्यूशन ये मैं जो मेन चीज है अभी उसको ही आप डाउन कर दिए, और कहाँ से कहाँ चलेगा। मान लीजिए कि अगर बैंक को हम दूर भी बनाएंगे तो भी पानी वहां जाएगा, वही प्रेशर बढ़ेगा तो वहां भी टूट सकता है, वो तो कहीं टूट सकता है। अगर कमजोर बांध रहेगा नहीं, तो वही बांध अगर दूर बनाएंगे तो प्रेशर कम पड़ेगा, प्रेशर कम पड़ेगा, तो एरिया तो कवर कर रहा है ना। हाँ, वो करेगा तब फिर इसलिए वो निदान जो है उसको मेन पॉइंट पर कंसंट्रेट करना चाहिए। जो मेन चीज है वहां आपको, इसलिए हम बार बार आपको हाँ, कुछ और कुछ हम ले जाना चाह रहे थे, लेकिन आप जी। अंत तक नहीं गए। हाँ, वो ठीक है। हाँ, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। जी सर। चल, बाकी और सब ठीक है? कोई क्वेश्चन आपका? सर, जैसे अब बटन जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि एक बटन ऊपर का लगा के आना चाहिए, बैठने के बाद देखिए, हम open लोगों कर को लेना जो लगा चाहिए। आपको बता दिए। जी सर, thank you। बाकी और आप पर डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को मानेंगे कि आप हम लोगों को मानेंगे। नहीं, वैसे वो हम बिल्कुल लोग तो यही नहीं, सजेस्ट मैं करेंगे कंफर्म कर आपको। रहा था बस। नहीं, सर, या एक- तो लगा के आइए या फिर एक खुला सर- आइए तो खुले एक बैठिए। सर और मेरा वो क्वेरी था कि मैंने पोस्ट प्रेफरेंस में जिस समय मेंस का फॉर्म भर रहे थे, उस समय चूंकि मुझे लगता था कि इंटरव्यू के समय दोबारा देते हैं पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए, तो इस बार नहीं मिला था। तो मैंने एमईओ को रख दिया है थर्ड प्रेफरेंस पे, और डीएसपी को रख दिया चौथे पे। तो ये क्या कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं, सीन ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये ठीक नहीं है? उसमें शायद चेंज करने का प्रोविजन नहीं है। इस बार नहीं है। नहीं है। तो जो आपने रखा है उसी के साथ मेरिट कम चॉइस का वहां चलता है। तो अगर आपको फर्स्ट सेकंड नहीं मिलता है, थर्ड के मेरिट में आते हैं तो आपको थर्ड मिलेगा, फोर्थ में चले जाते हैं तो फोर्थ ऐसे मिलेगा। इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इंफॉर्मेशन उनके पास जो आप इंफॉर्मेशन पास करेंगे अच्छा, उसी पोस्ट के प्रेफरेंस बेसिस का नहीं? नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस का कुछ कुछ नहीं नहीं रहता। रहेगा, वहां कुछ नहीं कुछ रहेगा, नहीं आपका रहता। नाम नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। वहाँ केवल पे आपका एक कोड जाएगा, वो भी रोल नंबर भी नहीं रहेगा, कोड जाएगा। ठीक है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी। आप जो इंफॉर्मेशन देंगे, आपसे जो उनको जानकारी मिलेगी उसी पर क्वेश्चन होगा। तो आपको सतर्क रहना है कि आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। ठीक है, ठीक है, ऑल द ओके, बेस्ट। बाय। थैंक यू सो मच।